Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. This is my last lecture on terminology of pathology. हम टर्मिनोलॉजी डील कर रहे थे और उसको हम लिए जा रहे थे लगातार पिछले 3-4 लेक्चर्स से. आज हम लास्ट लेंगे जिसमें हम एक्सटेंट ऑफ अकरेंस एंड जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं उसको हम डील करेंगे. एक टर्म आता है एंडेमिक डिजीज़. एंडेमिक डिजीज़ जो होता है वो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फिटोटिक डिजीज़. एम्फिटोटिक डिजीज़ व्हेन अ डिजीज़ इज़ more or less constantly occurring year after year in a moderate to severe form in a country or locally, then it is called as endemic disease. वो डिजीज़ जो कि लगातार हर साल होए जा रही है और उसकी सीवियरिटी मॉडरेट से हायर की साइड पे है, मॉडरेट से सीवियर के फॉर्म में है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज़. एग्जाम्पल इसका है वॉट डिजीज़ ऑफ पोटैटो कॉज बाय सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इज़ एंडेमिक इन दार्जिलिंग. बहुत ये जो माइलस्टोन्स हैं उनमें से उठाए हुए हैं. एक जैसे सिट्रस कंकर है, ये जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होती है. जेंथोमोनास कंपेस्टिस वैरायटी सिट्राई के द्वारा होती है. इज एंडेमिक इन एशिया. और स्वार्गम कॉज्ड बाय पक्सिनिया परपुरिया, दिस इज ऑल्सो एंडेमिक इन इंडिया. तो ये जो डिजीज़ है ये एंडेमिक डिजीज़ है. इसके बाद हम बात करेंगे एपिडेमिक या एपिफाइटोटिक डिजीज़. एपिडेमिक या एपिफाइटोटिक जो टर्म है इट रेफर्स टू सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़. ऑल ऑफ सडन कोई भी डिजीज़ होती है, सडन आउटब्रेक होता है, बस्ट होता है डिजीज़ का. सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज़ पीरियोडिकली ओवर अ वाइड स्प्रेड एरिया. पीरियोडिकली हो रहा है और बहुत फैली हुई जगह पे हो रहा है, वाइड स्प्रेड एरिया में हो रहा है. इन अ डिवास्टिंगली सीवियर फ्रॉम कॉजिंग एक्सटेंसिव लॉसेस और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. जिसका रिजल्ट क्या है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर लार्ज एरिया में फैल रही है, बहुत सीवियर डिजीज़ हुई है, पीरियोडिकली हो रही है, बस्ट हो रहा है उस डिजीज़ का और एज अ रिज़ल्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और एक्सटेंसिव लॉसेस देयर. ये कहलाता है एपिडेमिक. एपिडेमिक डिजीज़ में बी प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन अ लोकेलिटी बट इट अज्यूम्स अ सीवियर फॉर्म ओनली ऑन ओकेजन्स. अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवर है, हो सकता है कि पहले इतनी सीवियर नहीं हो रही हो, बाद में बहुत सीवियर हो गई हो. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर्स फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़. पहले भी थी डिजीज़, बाद में भी डिजीज़ है, लेकिन पहले से के मुकाबले बाद में बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर सूटेबल, बहुत उसके लिए सूटेबल. और कोई सी भी डिजीज़ हो, उस डिजीज़ के फैलने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है. जो डिज़ीज़ होती है ये डिज़ीज़ हमेशा 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है कि उसकी फैलेगी या नहीं फैलेगी. पहली बात तो पैथोजन में एनर्जी लेवल क्या है, पैथोजन क्या डिज़ीज़ कॉज कर पाता है, पोटेंशियल उसमें कितना है, इनोकुलम पोटेंशियल उसके अंदर कितना है. दूसरी बात, जिस होस्ट के ऊपर वो अटैक कर रहा है वो होस्ट क्या ससेप्टेबल है या टॉलरेंट है. अगर ससेप्टेबल है तो उसको सूटेबल कंडीशन मिल गई. और तीसरा जो फैक्टर आता है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस. अगर कोई फंगस है और उसकी मल्टीप्लिकेशन होने के लिए मान लो 34 टेम्परेचर चाहिए और 34 टेम्परेचर अवेलेबल है तो वो बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करेगा. मान लो कोई बैक्टीरिया है और उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए 94%, 95% और ह्यूमिडिटी वही चल रही है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा. तो कोई भी डिजीज़ हो, ये एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल डिसाइड करता है कि डिजीज़ किस तरीके से फैलेगी. अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उस डिजीज़ का आउटब्रेक हो सकता है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत फेवरेबल है. तो ये कहलाता है एपिडेमिक या एपिफाइटोटिक ऑफ ए डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल स्टेम वीट रस्ट.
वीट के ऊपर जो है ना स्टेम रस्ट डिजीज़ होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस वैरायटी ट्रिटिसाई। बहुत ही केसी मेहता का वर्क है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा लेवल पे फैली हुई है, ये माइलस्टोन है ये। और इसके अलावा हम बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यूज जो एरिसाइफी ग्रामिनिस वैरायटी ट्रिटिसाई के थ्रू होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। शुगर केन के ऊपर डिजीज़ होती है, ये भी सब माइलस्टोन्स हैं। शुगर केन रेड रॉट कॉज बाय फाइसेलोस्पोरा। इसी तरीके से राइस ब्लास्ट है, पायरिक्यूलेरिया और आइजी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है कॉज बाय प्लाज्मोपारा। तो ये सारे जो डिजीज़ के नाम हैं ये सारे माइलस्टोन हैं जिन्होंने इतिहास में एपिडेमिक करा है या एपिफाइटोटिक करा है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पोरेडिक डिजीज़। स्पोरेडिक डिजीज़ जो है दे आर द डिजीज़ विच अकर एट इरेगुलर इंटरवल्स। अभी तक हमने रेगुलर इंटरवल्स देखे हैं, अब हम देख रहे हैं जो इरेगुलर इंटरवल्स पे होने वाली डिजीज़ है ओवर लिमिटेड एरिया और लोकेशंस। तो इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो डिजीज़ हो रही है वो डिजीज़ जो लिमिटेड एरिया में हो रही है, दे अकर इन रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल बहुत कम है। स्पोरेडिक डिजीज़ के फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन कॉज बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। और कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें वीट की जो डिजीज़ है लूज स्मट ऑफ वीट वो बहुत ही कॉमन है, अस्ट्रेलेगोन्यूटा वैरायटी ट्रिटिसाई। तो ये जो डिजीज़ हैं ये डिजीज़ हैं इरेगुलर इंटरवल्स पे होने वाली डिजीज़ और ये लिमिटेड एरियाज़ के अंदर हुई है। अब इसके हम बात करेंगे पेंडेमिक डिजीज़। पेंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ जो वर्ल्ड वाइड हो रही है। अभी हम बहुत अच्छे से वेल नोन है फैलने वाली कोरोना डिजीज़। कोरोना इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़, पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने वाली डिजीज़ पेंडेमिक डिजीज़। अ डिजीज़ इज सेड टू बी पेंडेमिक व्हेन इट इज़ प्रिवेलेंट थ्रू आउट द कंट्री। पूरे में फैली हुई है, कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, कंट्री में फैली हुई है, और वर्ल्ड इन्वॉल्विंग मास मॉर्टेलिटी। जो अभी हो रहा है कि मास मॉर्टेलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो इस तरीके की डिजीज़, ये वो जो कोरोना है वो तो ह्यूमन बींग की है, ये हम है वायरस से फैलने वाली डिजीज़। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में भी वायरस डिजीज़ होती है। ये जो बात कर रहे हैं ये एग्जांपल दे रहे हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड वीट स्टेम रस्ट। ये जो दोनों डिजीज़ हैं ये पेंडेमिक डिजीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड फैली थी या फिर कंट्री वाइज फैली थी। तो वो डिजीज़ जो कि किसी लार्ज एरिया के अंदर हो रही है, जिसमें कंट्री आ रही है, कॉन्टिनेंट आ रहा है, या वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वो कहलाती है पेंडेमिक डिजीज़। अब हम बात करेंगे हाइपरप्लेसिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बहुत बढ़ गई है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत बढ़ गई तो क्योंकि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया तो नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो हर सेल एरिया ले रही है, वॉल्यूम ले रही है। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, एरिया बहुत बढ़ गया। अब वो ऑर्गन जो है वो नॉर्मल नहीं दिखेगा, तो वो जो ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एप्रिसोरियम। एप्रिसोरियम इज़ वेल नोन फैक्टर। कोई भी स्पोर अगर जर्मिनेट होता है मॉइस्चर लेकर के, अगर स्पोर एयर में है, फंगल स्पोर अगर एयर में है और उसको कोई भी या कोनिडिया है उसको मॉइस्चर मिला, लीफ के ऊपर वो आके गिर गया, लीफ में मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर उसने लीफ से एब्जॉर्ब किया और वो फूल गया, फूलने से प्रेशर क्रिएट हुआ, उसकी जर्म ट्यूब जर्मिनेट होकर के वो बाहर आ गई और जर्म ट्यूब थोड़ी सी लॉन्गेट हो गई, लेकिन उस जर्म ट्यूब को प्लांट में एंट्री के लिए एप्रिसोरियम बनाना पड़ेगा। आगे का हिस्सा बहुत फूल जाएगा और आगे के फूले हिस्से के अंदर उसका कंटेंट मूव कर जाएगा और ये आगे का जो फूला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज एप्रिसोरियम, द सोलन टिप ऑफ ए हाइफा और जर्म ट्यूब दैट फैसिलिटेट्स अटैचमेंट। अब ये क्या करेगा, फूल गया तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा एंड पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट बाय फंगस। ये उसके ऊपर स्ट्रोमेटा के ऊपर अगर लग गया तो वहाँ पे अब हेल्प करेगा
पेनिट्रेट करने में, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर क्रिएट होने के बाद एप्रीसोरियम से डायरेक्ट एक अंदर जम वो हाइफा टाइप निकल जाएगा और उससे प्लांट में उसकी एंट्री हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज एप्रीसोरियम डिजीज साइकिल। पूरी जो चेन ऑफ इवेंट्स है, कोई भी पैथोजन है, वो पैथोजन अगर एक प्लांट में उसने अटैक किया है तो अटैक उसका इनटू द होस्ट, उसका इन्फेक्शन, उसका इन्वेजन इनटू द टिश्यू, उसका डेवलपमेंट, उसका प्लांट के अंदर उसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, और उसके बाद वो वापस उस प्लांट में कैसे आया, रिकरेंस उसकी कैसे हुई। तो ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है, एक साल अगर कोई पैथोजन आ गया तो अगली साल वो पैथोजन उस प्लांट में आएगा। तो ये जो पूरी साइकिल है कि पैथोजन की एंट्री हुई, उसके बाद कैसे उसने एंट्री करके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके कैसे उसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर कैसे सेक्सुअल हुआ, कैसे उसके अंदर नियोस्पोर्स बने या जाइगोट बना, वो जाइगोट ओवर विंटर या ओवर समर कैसे करा, और उसके बाद नेक्स्ट साल नेक्स्ट ईयर वापस जब वो डिजीज़ वो प्लांट लगा तो उसमें वो डिजीज़ वापस कैसे फैली। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिजीज़ साइकिल। अब हम बात करेंगे एंटागोनिज्म की। एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि इंजरी, किलिंग और इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ वन स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको किल कर देता है। तो एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ को इंजरी करना, किल करना, इनहिबिट करना, रोकना एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और एंटागोनिस्ट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है, जिनमें ये एबिलिटी होती है टू इनहिबिट द ग्रोथ और इंटरफेयर विद द एक्टिविटी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। हर एक के अंदर नहीं होती, किसी किसी में पाई जाती है। तो जिसमें ये पाई जाती है कैपेसिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट्स। अब ये जो हमने बात करी थी हाइपरप्लेसिया, उसकी पिक्चर बना रखी है। देखो लीफ के ऊपर ये छोटे छोटे से बॉयल्स टाइप दिख रहे हैं, गॉल्स का फॉर्मेशन है हाइपरप्लेसिया। यहाँ पे देख लो, इसमें भी दिख रहा है, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स लीफ पे एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। ये लीफी स्ट्रक्चर जो है, इस लीफी स्ट्रक्चर में पाउच टाइप गॉल्स का फॉर्मेशन दिख रहा है छोटा छोटा, ये ओवर ग्रोथ से हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो स्पोर है इसका जर्मिनेशन हुआ है, जर्म ट्यूब बनी है, और जर्म ट्यूब बन करके ये एप्रीसोरियम बन गया। आगे का हिस्सा बहुत फूल गया, एप्रीसोरियम बन गया। और इस एप्रीसोरियम के थ्रू प्लांट में इसने एंट्री ले ली, इन्फेक्शन थ्रेड बनाए, और इन्फेक्शन थ्रेड प्लांट के अंदर एंटर हो गया और उसके थ्रू इन्फेक्शन हुआ है। तो इन्फेक्शन थ्रेड में बाद में सेल्स में एंट्री के थ्रू इसने होस्टोरिया बना लिया, और होस्टोरिया के थ्रू ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता जा रहा है। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स। इनहिबिशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है एंटीबायोसिस। एंटागोनिज्म पे इनहिबिशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक का दूसरे को इनहिबिट करना या किल करना, ये प्रोसेस जो कहलाता है एंटीबायोसिस कहलाता है। कंपटीशन, द एबिलिटी ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज अ सबस्ट्रेट more efficiently than another microorganism। दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अटैक हुआ है एक प्लांट के ऊपर, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एक नहीं ग्रो कर पा रहा। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन आ गया, और एक में एबिलिटी है यूज़ करने की, जो वो यूज़ कर करके दूसरे को रोक दे रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा और पहला वाला फैल गया। तो ये जो एबिलिटी है, ये कंपटीशन है कि कौन सा ग्रो करेगा, ये कंपटीशन हो गया दोनों में। हाइपर पैरासिटिज्म हम ले चुके थे। हाइपर पैरासिटिज्म इज पैरासिटिज्म ऑफ अ पैरासाइट बाय अनदर। एक के ऊपर एक पैरासाइट नेचर का है, वो दूसरे के ऊपर पैरासाइट बन जाए, ये कहलाएगा हाइपर पैरासाइट। और हाइपर सेंसिटिविटी भी हम ले चुके थे। एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ अ प्लांट टिश्यू टू सर्टेन पैथोजन, अफेक्टेड सेल्स आर किल्ड क्विकली ब्लॉकिंग द एडवांसमेंट ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब नेचर क्या है
पैथोजन का ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म, उसको लिविंग प्रोटोप्लास्ट चाहिए, उस पैथोजन ने अटैक कर दिया लिविंग प्रोटोप्लास्ट के ऊपर, लेकिन प्लांट नहीं चाहता कि वो अटैक हो, वो कंटिन्यू करे। तो प्लांट क्या करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा, वो अपनी कुछ सेल्स की डेथ कर देगा। आसपास के एरिया की सेल्स की डेथ हो गई तो नेक्रोसिस हो गई तो डेड एरिया बन गया तो वो पैथोजन फैल नहीं पाएगा, क्योंकि वो डेड टिश्यू पे ग्रो नहीं हो सकता, उसको लिविंग प्रोटोप्लास्ट चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। अब adjuvants, the inert material added to a fungicide to improve the physical characteristic of the toxicant and its carrier. Most of them are surface active agents and cause variation in surface tension. ये कहलाता है adjuvants. एंटीबायोसिस के कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, कुछ डायग्राम जो ये जो पेटी प्लेट्स की जो बना रखी है स्लाइड्स, इसमें एंटीबायोसिस दिखा रखी है। यहाँ दिख रहा है जोन ऑफ इनहिबिशन, किसी में बहुत कम है, किसी में बहुत ज़्यादा है, तो ये जोन ऑफ इनहिबिशन है। जोन ऑफ इनहिबिशन में फंगस ग्रो नहीं हो कर पाई है, और जो वाइट एरिया जो दिख रहा है, जो क्रीमी सा एरिया दिख रहा है, वहाँ ग्रो हो गई है, और जो ब्लैक एरिया दिख रहा है वो एरिया है जहाँ पे वो फंगस ग्रो नहीं कर पाई है। और ये छोटा छोटा राउंड वाइट जो स्ट्रक्चर है, ये कोई पेनिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम उसमें डिप करके डिस्क लगा दें तो ये वो है जो कि उस फंगस को ग्रो नहीं करने दे रहा। ये कंपटीशन दिखाया है इस पिक्चर में, इसमें हाइपर पैरासिटिज्म दिखाया है, ये हाइपर पैरासिटिज्म है, ये हाइपर सेंसिटिविटी, इस पिक्चर में हाइपर सेंसिटिविटी दिखाई गई है, ये हाइपर सेंसिटिविटी क्लियर बता रहा है, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी। और अब थोड़ा सा बस और ले लेते हैं हम, और वो है कंपैटिबिलिटी इज द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ अ केमिकल विथ ईच अदर विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। तभी कहलाएगा कंपैटिबल, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, कंबाइनिंग एबिलिटी है। अगर नहीं होगी, एडवर्स इफेक्ट होगा, तो कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी। फाइटोटॉक्सिसिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस इंजरी टू प्लांट। कंपाउंड की कैपेसिटी, फाइटोटॉक्सिक होना, कैपेसिटी ऑफ अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस इंजरी टू प्लांट, क्योंकि फाइटो मीन्स प्लांट, टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक होना। टीनेसिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ केमिकल या पेस्टिसाइड्स फॉर होल्डिंग देम ऑन प्लांट सरफेस। टीनेसिटी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है। सॉरी, this is the same repetition. So this is all about terminology. We'll continue with my next lecture on plant pathology in my next turn. Okay, bye bye.